हाँ, हमें आज पढ़ना है कक्षा 10 विषय विज्ञान केमिस्ट्री अध्याय दूसरा अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 1 भाग पढ़ना है। क्योंकि इसका जो है पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा दिया गया था, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे अध्याय में अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है, इसका पार्ट 1 भाग। तो अब हम आपको इसमें देखिए अम्ल क्षारक तथा लवण ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं जिनका हमें विस्तार से अध्ययन करना है। बोर्ड परीक्षाओं में अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में पूछे जाते हैं, जिससे हमें लवण में विस्तार से पढ़ना है। 5-6 लवण दिए गए हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करना है। इसमें हमें कुछ समीकरण भी मिलेंगे जैसे पहले चैप्टर में हम पढ़े थे। अब देखते हैं हम अम्लों के बारे में कि अम्ल है क्या। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो अब देखिए वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल कहलाते हैं। बहुत ऐसे पदार्थ हैं, तो देखिएगा वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो ये अम्ल है, अम्ल की उत्पत्ति जो है एसिड इस शब्द से हुआ है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड से हुआ है और एसिड का मतलब होता है खट्टा। बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसमें एसिड पाया जाता है, इस नाते उनके जो स्वाद होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं। जैसे कि भी आपने देखा होगा, जैसे मान लिया जाए सिरका है, तो सिरके में आपको पता है ये पाया जाता है जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद फिर है आपका नींबू व संतरा। नींबू व संतरा है तो इसमें पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल, या एसिड। ऐसे ही आपका जो है इमली है, इमली, इसमें पाए जाते हैं आपके टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो जैसे सिरका है, नींबू है, संतरा है, इमली है, इनके स्वाद के खट्टेपन का कारण क्या है, इन अम्लों की उपस्थिति है। अब जैसे सिरके में ये पाया गया तो इसके कारण सिरके का स्वाद खट्टा होता है। नींबू व संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया गया, इस नाते नींबू व संतरे का स्वाद खट्टा होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस नाते इमली का स्वाद खट्टा होता है। तो ये तो पुरानी धारणा के अनुसार था कि उनको स्वाद के आधार पर पहचाना जाता था कि अम्ल कौन कौन से पदार्थ हैं। लेकिन अब देखिए जो नई परिभाषाएं बनी हुई हैं, तो नई परिभाषाएं कुछ इस तरह से हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्वांटे अरहेनियस, कहीं कहीं पे आपका आरहेनियस भी होगा। तो आरहेनियस के अनुसार अगर देखा जाए अम्ल की जो परिभाषा है, आरहेनियस के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन इस तरह से लिखा जाएगा, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही आपके अम्ल कहलाते हैं। देखिए पुरानी धारणा के अनुसार जो इसकी परिभाषा थी अम्ल की, तो स्वाद के अनुसार पहचाना जाता था कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, तो वो आपके अम्ल कहलाते हैं।
जैसे आपका ये सब हो गया। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, मतलब होता टूट करके या विभक्त होकर के, हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन पे प्लस हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो आपके क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, तो कई दो तरह से कर सकते हैं अम्लों की पहचान में। एक तो हम नाम से करते हैं, एक तो नाम से करते हैं, एक तो इस तरह से। जैसे मान लीजिए दिया गया है ये HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COOH है, और भी हैं। तो देखिए दिया है HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH। तो नाम से पहले देख लिया जाए। इनके नाम के अंत में जो अम्ल होते हैं, बहुत ऐसे अम्ल होते हैं जिनके नाम के अंत में अम्ल शब्द आता है या एसिड शब्द आता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। तो देखिए इन चारों के नाम के पीछे जो है अम्ल शब्द आया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। तो इन से आप पहचान कर सकते हैं कि यह अम्ल है। साथ में इनका और भी नाम है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट और हाइड्रोजन सल्फेट। तो ऐसे भी नाम है, लेकिन बहुत ऐसा अगर देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर इनके नाम के अंत में अम्ल लिखा गया है तो हम पहले से जान जाएंगे कि यह अम्ल है। ये तो इस तरह पहचान है। अगर इस तरह ना कर पाए तो अभी देखिए हमने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए अब पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब इसको जल में घोला जाता है तो यह अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन और इस पर जो है प्लस आ जाते हैं और इस पर माइनस आ जाता है। इसी तरह आपका नाइट्रिक अम्ल है, जैसे HNO3, तो आपका हाइड्रोजन प्लस नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, नाइट्रेट पे 1 माइनस। ऐसे आपका H2SO4 है, H2SO4 है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्लस SO4। अब आपको पता जब सल्फेट पे कितने माइनस? 2 माइनस, इस पर 1 प्लस, ये हो जाएगा। ऐसे आप इसका कर सकते हैं CH3COOH का, तो ये आपका हो जाएगा CH3COO पे 1 माइनस प्लस H पे आपका 1 प्लस हो जाएगा। एक चीज जैसे ये जो दिख रहा एरो आपको पहले हम बता चुके हैं पहले ही चैप्टर में कि यह जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है, अर्थात यह दोनों तरफ होगा। अग्र अपक्रिया पश्च, अर्थात यह रिएक्शन दोनों तरफ होगा, तो ये इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। और कैसे प्लस आ गया, कैसे माइनस आ गया, हमने आपको बताया था कि बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ये आपको बताया गया होगा कैसे प्लस आ गया, कैसे माइनस आ गया। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप 9, 10, 11 और 12 का बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा कि उस पे तत्वों पे जो है कैसे आयन आते हैं। इसी नाते हमने अलग से ही पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बना दिया है बेसिक केमिस्ट्री सभी क्लासों के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे कैसे प्लस आ गया, कैसे माइनस आ गया, जो आपको मूलक बताए थे, अब यहाँ काम कर रहा मूलक। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि हाइड्रोजन पे धन आयन देते हैं, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन पे धन आयन, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए चारों में आपका हाइड्रोजन पर धन आयन आ गया। अब इससे आपका ये पता चल गया कि ये चारों क्या हैं, ये अम्ल है। तो अब ये तो हो गया अम्ल। अब देखते हैं अम्लों के प्रकार देख लीजिए क्या है, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड अर्थात अम्ल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल 2 प्रकार के हैं आपके। तो पहला आपका है प्रबल
प्रबल अम्ल जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो दूसरा है आपका वो है दुर्बल अम्ल जिसे हम वीक एसिड कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है एग्जाम्पल के सहित कि प्रबल अम्ल क्या है या दुर्बल अम्ल क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। या कभी कभी ऐसा भी आता बोर्ड परीक्षाओं में 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखिए या 2 दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए। तो अब देखिए करना क्या है, जैसे हम पहला देखते हैं प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल के बारे में अब देखिए, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ अम्ल की बात कर रहा है, तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं, तो आपके क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखिए प्रबल अम्लों में आपका है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये ऐसे अम्ल हैं जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से, ध्यान रहे, पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से अपने आयनों में डिवाइड होते हैं, वियोजित होते हैं, विखंडित होते हैं, तो वही आपके जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। तो अब अगर पूछा जाए आपका कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, तो ये डेफिनेशन लेकर के ये आप एग्जाम्पल देंगे, इनमें से कोई एक देना है। अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या है, तो इसका प्रबल अम्ल का उल्टा होता है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं या बहुत कम वियोजित होते हैं। तो आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे था कि पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो रहे हैं, लेकिन दुर्बल में क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो कैसे? बहुत कम वियोजित होते हैं, तो आपके क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे आपका दुर्बल अम्ल में जैसे मान लिया HCN है, CH3COOH है, हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक एसिड, ये ऐसे जो है अम्ल हैं जो अपने आयनों में बहुत कम वियोजित होते हैं, तो वो आपके जो है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं? अम्लों के भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब देखिए अम्ल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण ये है अम्ल का कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टे होते हैं। दूसरा इसका गुण है कि ये जो है जल में
विलेय होते हैं, अर्थात अम्लों को अगर जल में घोला जाए तो बहुत आसानी से ये घुल जाते हैं। फिर है अम्ल जो है कागज, कपड़ा और त्वचा को जला गला के नष्ट कर देता है। ये ध्यान रहे, ये सब इसके गुण हैं अम्ल के, कि अम्ल का स्वाद अगर अम्ल को चखा जाए तो उसके जो पदार्थ होते हैं उनके स्वाद खट्टे होते हैं। दूसरा कि अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो वो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, अर्थात यह जल में विलेय भी होते हैं। और साथ में अगर अम्ल को हम कागज, कपड़ा या त्वचा पे रखते हैं तो उसको जला गला करके यह नष्ट कर देता है। अगला है कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर जिस तरह पतंगी कागज आते हैं उसी तरह पतले पतले से लिटमस पेपर आता है। उस लिटमस पेपर में अगर क्या करते हैं, अम्ल रख लेते हैं और नीला लिटमस डालते हैं कागज, तो उसका कलर लाल हो जाता है। तो ये हो गए अम्लों के भौतिक गुण। अब हम आते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, देखते हैं क्या है। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो रासायनिक गुण में क्या है, अब देखिए अम्लों का जो रासायनिक गुण है यह क्या है, अर्थात इसमें यह किन पदार्थों से क्रिया करता है, क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया। इनका जो है धातुओं के साथ क्रिया, यानी अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के धातुओं से अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए आयरन है, एक प्रकार का धातु है, तो इस धातु से जब ये HCl क्रिया करता है तो बनाता है आपका FeCl2 + H2O, अर्थात अम्ल धातु से क्रिया करके आपका फेरिक क्लोराइड बनाया और आपका ये हाइड्रोजन मुक्त कर दिया। इसी प्रकार यही HCl जब जिंक धातु से क्रिया किया तो आपका बना लिया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया। तो ये रहे आपके अम्लों के गुण, जो धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करके ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगला है धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया अम्लों का। जैसे देखिए धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया। अब देखिए धातु के कार्बोनेट, अर्थात कार्बोनेट क्या है, हमने बताया था कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। जैसे CO3 कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट में क्या है HCO3 हो जाएगा। तो इस तरह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ देख लीजिए क्रिया क्या है। तो जैसे आपका CaOCO3 यह कार्बोनेट है, इसका धातु का कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम धातु है और यह कार्बोनेट है, तो यह धातु का कार्बोनेट हुआ, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। अब इसके साथ अब जैसे मान लिया HCl क्रिया कर रहा है तो यह एक प्रकार का अम्ल है। तो जब क्रिया करेगा तो बनाएगा सबसे पहले कैल्शियम
क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद फिर आपका जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बैलेंसी के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, बाकी सब आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। और यही देखिए, यही कार्बोनेट है। इस बार हम दूसरा अम्ल लेते हैं। अम्ल इस बार हम बदल दिए, तो बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट, साथ में आपका जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अर्थात ये आपका जो अम्ल है ये कार्बोनेटों के साथ, इसके साथ धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ये ध्यान रहे, जब कोई भी अम्ल हो, जैसे देखिए हमने 2 अम्लों का एग्जाम्पल दिया है, कोई भी अम्ल हो जब किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो वह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। अब मान लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे हम बेरियम कार्बोनेट ले लें या जिंक कार्बोनेट ले लें, कोई भी अगर धातु का कार्बोनेट है, किसी भी धातु के कार्बोनेट के साथ जब कोई भी अम्ल क्रिया करेगा तो लवण, जल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करेगा। अब है बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, तो देख लेते हैं बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। जैसे मान लिया जाए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ मान लीजिए क्रिया हम करवाते हैं HCl का, सेम वैसे ही बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस CO2 बन जाएगा। अब यहाँ बराबर कर दें, हाइड्रोजन हमारा 4 यहाँ कर दीजिए, तो अब सब बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप अम्लों की क्रिया, किसी भी अम्ल की क्रिया चाहे धातु कार्बोनेट के साथ करवाएं, बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं, तो आपका बनेगा क्या, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से अब देखिए अगला गुण क्या है इसका, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया है इसका, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, जैसे CaO मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्रिया कर रहा है ये, तो बनाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये इसके साथ क्रिया करके, और ये बनाएगा जल। बैलेंसी के लिए यहाँ लगा दें, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा आपका MgO H2SO4। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड लिया है और दूसरा अम्ल है, तो इसके साथ जब क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में आपका जल बनेगा। अर्थात इसमें हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ या कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात कि जब ऑक्साइड के साथ कोई अम्ल क्रिया करेगा तब भी बनाएगा आपका लवण और जल ही बनाता है। तो ये हो गए आपके। अब देख लीजिए इसमें एक पॉइंट बचा है कि इसके उपयोग क्या हैं। अम्लों के कुछ उपयोग भी हैं, जैसे कुछ अम्ल हैं जिनका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है, फिर कुछ ऐसे हैं कागज उद्योग में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, तो इनका जो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे आपके अम्ल के बारे में। अम्ल क्या थे, आधुनिक पुरानी परिभाषा, अम्लों की पहचान हो गया, साथ में आपका अम्ल के प्रकार हो गए, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी को कहीं भी समस्या हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।